साथियों नमस्कार। पांच बातें चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपके द्वारा दिए गए स्नेह और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी इस तरह का आपका सहयोग मिलता रहेगा, ये मैं भरोसा करता हूं। आज जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत खास है। मैं इसलिए बहुत खास कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा, आप आज तक आईपीसी के बारे में सुनते आ रहे हैं, सीआरपीसी के बारे में सुनते आ रहे हैं, जो थोड़ी सी कानूनी समझ रखते हैं, भारतीय दंड संहिता और प्रक्रिया उसके बारे में आप समझ रखते हैं या फिर जानते आए हैं, अब तक उपयोग में लेते आए हैं। उसमें कुछ बदलाव हुए और वो बदलाव आम नागरिक को किस तरह से समझ आए और उसके लिए किस तरह का ये सारा बदलाव हुआ है, इसको थोड़ा समझना जरूरी था। तो आओ हम थोड़ी चर्चा करते हैं। मेरे साथ में राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट श्री विमराज जी मोंडिया साहब है और मेरी इच्छा हुई कि मैं इनसे समझने का प्रयास करूं और जो समझ रहा हूं वो आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। थैंक यू। मुझे ये समझना था, सिंपल, मैं एक गांव का नागरिक हूं और मुझे ये समझना था कि ये जो कानून में बदलाव हुआ है, ये बदलाव है क्या, इसको कैसे समझा जाए। देखो, मोटा मोटी हम देखें कि जो एक पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए कि कोई अगर अपराध करेगा तो उस अपराध को उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी और दंड क्या होंगे, और वो जब कोर्ट में चलेगा तो उसके लिए क्या क्या एविडेंस हमें चाहिए। तो ये तीनों चीजों को मिला करके तीन एक मेजर एक्ट जो था, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट। तो अभी 2023 में ये तीनों जो एक्ट थे, तीनों बदल दिए। बदलने का मतलब अगर हम मोटा मोटी इसमें देखें तो ज्यादा जो चेंजेस है वो नंबरिंग में हुआ है, मतलब सेक्शंस जो है वो अलग अलग हुई है। जैसे पहले सीआरपीसी 457 में अगर किसी की गाड़ी जब्त है उसको छुड़ाने के लिए हम जाते थे तो सीआरपीसी के सेक्शन 457 में एप्लीकेशन लगाते थे कोर्ट में। अब वो 457 सीआरपीसी में नहीं लगा करके 503 बीएनएसएस जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें लगाते। तो मतलब मोटा मोटी तो इसमें देखोगे तो आप नंबर चेंज हुए हैं, बाकी कोई बड़ा बदलाव अगर हम देखा जाए तो नहीं है। जैसे बीच में हमारे हाईकोर्ट के जो प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम में ऑनरेबल पीएम और जो कानून मंत्री आए थे, उन्होंने एक वर्ड बोला कि पहले जो था वो आईपीसी की फुल फॉर्म थी इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता। तो अब हम दंड नहीं दे रहे हैं, हम न्याय कर रहे हैं, इसलिए भारतीय न्याय सुरक्षा ले आए हम लोग। मैं यहाँ पर एक चीज आपसे कहूंगा कि भाई, ये धाराएं तो आम नागरिक को जरूरत पड़ती नहीं है, ये आप जैसे जो वकील है या फिर जो न्याय प्रक्रिया से सीधे जुड़े हुए टेक्निकली उनके लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन जो गांव में बैठा आदमी है उसके लिए ये जो बदलाव हुआ उसमें उस पर कितना असर पड़ रहा है या उसको दैनिक जीवन में क्या इसका कोई फर्क दिख रहा है क्या। देखो, मोटा मोटी अगर हम ये देखें तो ये जो नए जो कानून आए हैं, 1 जुलाई से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है। और अभी हमारे लिए भी थोड़ा दिक्कत है कि जो पुराने मुकदमे जितने भी है वो तो पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जो नई एफआईआर 1 जुलाई के बाद की है वो सब नए वाले कानून के हिसाब से चल रही है। तो हमें तो दोनों कानूनों को ठीक से ध्यान रखना जरूरी रहता है। लेकिन आम आदमी के लिए अगर इसमें मोटा मोटी अगर बदलाव देखें तो अभी इसमें लिमिट एक डाल दिया है कि आपको इतने दिन के अंदर चालान पेश करना है, इतने दिन के अंदर आपको इसकी जांच करनी है। अगर कोर्ट में ट्रायल है तो ट्रायल के लिए भी टाइम फिक्स किया है। मतलब जो पूरा जो सीआरपीसी का जो प्रोसेस था पहले वाला, उसको बीएनएसएस में जो है वो थोड़ा और इजी किया है, और उसमें और चीजों को ये ऐड किया जिसको किया मोटा मोटी टेक्नोलॉजी को, तकनीकी जो अभी आई है, जिससे आज यहाँ का जो आईओ है उसकी ट्रांसफर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो गई, जो और उसको उस कोर्ट में पेशी पे आना है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो जुड़ करके और कोर्ट में अपनी उसके साक्ष्य को लिए जा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कि आज के टाइम में जिस तरीके के जो क्राइम करने वाले लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से यूज करना शुरू किया है कि आज पूरा का पूरा क्राइम जो है वो टेक्निकल आधार पे हो रहा है। कोई आप देखेंगे तो डिजिटल अरेस्ट एक नया अभी आप सुनने को मिल रहा है। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो लोग जो है क्राइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी को इस प्रोसेस में जोड़ दिया उन्होंने कि जैसे
पहले जो एविडेंस में जो थे वो, अगर आपका लैपटॉप या उसके जो डेटा थे वो सेकेंडरी डेटा थे, जो कि वो द्वितीय साक्ष्य थे हमारे लिए। लेकिन आज अगर उसमें अगर आपने किसी के साथ में कोई एक्ट किया है, उसका सीसीटीवी फुटेज है, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस है। तो ये बड़ा एक बदलाव है मोटा मोटी देखे तो दोनों के अंदर। तो आम आदमी को भी ये समझना चाहिए कि आज अगर आप कोई अपराध कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब पहले की तरफ वो शिथिलता वाला वो वाली बात नहीं है। अभी आप इस नए जो प्रोसेस को प्रक्रिया है उसमें आपका एक्ट किया है तो आपके साथ में सजा होगी, आप पकड़े जाओगे, ये फिक्स है। तो आप एक चीज जो यहाँ मुझे समझ में आ रही है वो है कि आप कह रहे हो कि न्याय की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को और मजबूती देने के लिए इसमें कुछ वो प्रावधान किया गया है या फिर इसको ध्यान में रखा गया है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम बिल्कुल इसको। बिल्कुल। मतलब आम आदमी को कितना जल्दी न्याय मिले, अभी जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी कैसे खत्म हो, क्योंकि जो पूरा जो आईपीसी तो ये सिर्फ दंड का प्रावधान करती है, लेकिन जो पूरा एफआईआर रजिस्टर्ड होने से लेकर के लास्ट में सजा होने तक का जो पूरा जो प्रोसेस है वो सीआरपीसी से चलता था। अब वो बीएनएसएस से चलेगा, तो उसमें जो है वो ऐसे प्रोविजन कर दिए जिसमें लिमिट को बांध दिया, समय सीमाएं, कि आपको इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में आपको जो है वो ट्रायल कंप्लीट करनी है, ये सब चीजें करनी है। तो उसमें टाइम लिमिट का जो है उससे ये है कि कम से कम पेंडेंसी जो है वो धीरे धीरे कम होगी और लोगों को जो न्याय आज कहते थे ना कि मतलब तीसरी पीढ़ी में जाकर के अगर बात कर रहे थे, या कई बार जैसे एक्ट आज किया लेकिन सजा होते होते आप बूढ़े हो जाते थे, तो शायद अगर उम्मीद करते हैं कि ये अगर एज पर एक्ट ये चलेगा जिसमें समय सीमा को बांधा है, तो शायद न्याय जो है वो आम आदमी को जल्दी मिलेगा। अच्छा, लास्ट में आपके लिए कह रहा हूँ कि आईपीसी भी आप चला रहे हो और नई जो प्रक्रिया है वो उसको भी चला रहे हैं, और मुझे जब जहां तक समझ में आ रहा है कि आईपीसी अगले 20 साल या 25 साल पता नहीं कितने साल तक काम आएगी, क्योंकि ये केसेस जो आज फाइल बनी है वो फाइल उसका फैसला कब तक आता है, जब तक उसको रखना पड़ेगा। तो इन दोनों को करने पे जो वकील और जो इससे जुड़े हुए सीधे लोग हैं उनके लिए कितना मुश्किल हो गया है? उनके लिए तो मुश्किल है, क्योंकि अब ये मुश्किल का मतलब ये अब जैसे जो नया एक्ट आता था तो उसके लिए हमें तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ी थी, अब हमें दोनों के लिए देखना पड़ेगा। आईपीसी का मेजर एक्ट है उसको भी संभाल के रखना है, बीएनएसएस का जिसका है इसको भी रखना पड़ेगा दोनों को, क्योंकि पुराने जितने भी हमारे 1 जुलाई 2023 सॉरी 24 के जो पहले के जितने भी मैटर है वो सब के सब जो है वो आपके आईपीसी और सीआरपीसी और पुराना जो एविडेंस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब उसमें जो है कि अगर सजा कल हो गई तो उसकी अगर अपील भी होगी हाईकोर्ट में तो भी सीआरपीसी के प्रोसेस से होगी, तो उसका पूरा का पूरा प्रक्रिया जो है वो पूरे पुराने एविडेंस से चलेगी, क्योंकि बीएनएसएस में ये कह दिया है कि 1 जुलाई 2024 से पहले ये मानो कि ये एक्ट थे ही नहीं, तो पहले के जितने भी जो प्रोसेस है वो सब के सब उसी प्रक्रिया को जो न्यायिक व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहता है कई बार वकीलों के लिए, क्योंकि अभी नया नया हमें भी हर चीज को कोर्ट में जाने से पहले किताब देखनी पड़ेगी, कौन सी सेक्शन में एप्लीकेशन लगेगी, कौन सी सेक्शन में जमानत के लिए एप्लीकेशन लगानी है, गाड़ी छुड़ानी है, तो क्या करना है। ये हमारे लिए थोड़ी अभी नया है तो प्रोसेस हमारे लिए थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। मैं बस इसमें एक ही लास्ट चीज कहूंगा, वो थी कि कानूनी साक्षरता। आप लंबे समय से कानूनी साक्षरता को लेकर के प्रयास करते आ रहे हैं और आपके संगठन से प्रयास करते आए हैं। इस चैनल के माध्यम से भी हम चाहेंगे कि आप समय समय पर है वो कानूनी साक्षरता के लिए कुछ जानकारी है वो देते रहेंगे, तो हम जल्दी ही इससे फेमिलियर हो जाएंगे बिल्कुल और समझ पाएंगे। तो आपने समय दिया और ये जानकारी दी, और हम जल्द ही ऑनलाइन भी आपसे है वो ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जल्द ही हम ऑनलाइन है वो इस तरह की क्लासेज या जानकारी का तरीका है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप समय समय पर जुड़ते रहिए, शेयर करिए और लोगों से भी बात करिए और जुड़ाव बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।